नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट के बारे में। लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। उसको आपको थोड़ा बहुत अगर एज अ क्वालिटी इंजीनियर है, आप वेल्डिंग इंस्पेक्टर है, पाइपिंग इंस्पेक्टर है या तो सीसीप किया हुआ है, तो आपको कम से कम मिनिमम लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो बेसिक पता होना चाहिए। और जो लोग लेवल 1 करना चाहते हैं, लेवल 2 करना चाहते हैं या तो लेवल 3 भी आप एग्जाम देने जाते हैं, तो आपको ये सब चीज़ का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होना ही चाहिए, तभी तो आप पास होंगे। अदरवाइज क्या होगा, डेवलपर मार दिया, हो गया खलास, और टीपीआई को पता चला कि हाँ ऐसा ही होता है लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट, क्योंकि उसको तो आइडिया ही नहीं है लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट कैसे होता है, तो प्रॉब्लम है। अगर टेक्नीशियन भी आपको उठा बना सकता है, टेक्नीशियन भी आपको प्रॉब्लम कर सकता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है। देखो नॉलेज है ये की सीढ़ी है पैसा कमाने का। नॉलेज अगर आपके पास रहेगा तो डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे। 3 इडियट्स में क्या हुआ था कि 3 इडियट्स में ऐसा तो था, आमिर खान का तो खुद का नाम भी खुद का नहीं था, ठीक है, नाम भी खुद का नहीं था, उसका डिग्री भी खुद का नहीं था, लेकिन फिर भी नॉलेज था तो बहुत सारा पैसा वो लास्ट में भी उसने बहुत सारे साइंटिस्ट बन के पैटर्न कर लिया और लोग उसके पास काम करने के लिए, काम मांगने के लिए जाते थे। तो ऐसा है, नॉलेज रहेगा तो ही आप इंडस्ट्री में आपका एक वैल्यू बनेगा। बाकी यहाँ पे इंडिया में तो ऐसा ही होता है, साहब खाला चलता है वर्ड तो यूज, आपको तो पता ही है चलता वर्ड है, और सैलरी भी आपको 10 से 12 हज़ार शायद मिलेगा, तो मिलेगा एज अ फ्रेशर, और कोई एक्सपीरियंस भी हो गया है तो भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 35-40 हज़ार, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 35-40 हज़ार, 35-40 हज़ार तक ऐसे ही घिसवाता रहता है, पूरा 8-10 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। तो आप लोगों को अगर पैसा कमाना है तो गल्फ कंट्रियों में पैसा कमाना है, इंडिया में पैसा कमाना है, तो एक कौन सा सहारा है, सर्टिफिकेशन। एक ही बंदा, एक ही फंडा याद रखो, एवरी 6 मंथ में आपको मिनिमम एक सर्टिफिकेट करना चाहिए। पैसा ऑटोमेटिकली दौड़ के आपके पास आएगा, लोग आपके पास दौड़ के आएंगे। नॉलेज रहेगा तो आपका कोई डिमांड होगा, नॉलेज अगर नहीं है आपके पास तो कुछ काम का नहीं है, कोई आपको डिमांड भी नहीं होगा। हाँ, जैक थ्रू मामा काका बाबा जाके जो सब चीज रिलेटिव का कोई जैक है या फ्रेंड सर्कल का कोई जैक है तो हो जाएगा, तो एक अलग मैटर है, मैं उसके ऊपर नहीं पढ़ता हूं। और देखो ये भी एक बात करते हैं, ये जो है ना जैकिंग सिस्टम की वजह से ही हमारा इंडिया बहुत पीछे रह गया है। मेरे मामा का लड़का है, ले लो उसको, हाँ ले लो तो ले लो, घुस जाएगा वो, फिर 10 साल तक ऐसे ही चेयर पे बैठेगा, फिर 10 साल के बाद कोई डिसीजन मेकर बन नहीं पाएगा, 10 साल के बाद वो कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, 5 साल के बाद भी कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, तो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाएगा। उसी की वजह से कंपनी को भी बहुत सारा लॉस होगा, और ऐसे ऑल ओवर देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी को भी इफेक्ट पड़ेगा। तो याद रखो, नॉलेज गेन करो और आगे बढ़ो, नॉलेज गेन करो तो ऑटोमेटिकली पैसा आएगा। ठीक है, चलिए हमारा वो टॉपिक नहीं है, हम बात करते हैं लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट के बारे में। उसमें जो लोग लेवल 2 या लेवल 3 करना चाहते हैं, उसमें हम लोग आज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में। ठीक है, इसमें टोटल 8 चैप्टर दिए गए हैं। मैंने यहाँ पे पूरा कोर्स डिजाइन किया है, उसमें मैंने 8 चैप्टर को जगह दिया गया है। तो देखिए, देखा जाए तो पहला चैप्टर है एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। पहले तो कोई भी एनडीटी टेक्नीशियन हो, एनडीटी लेवल 2 हो या लेवल 3, उसको मिनिमम बेसिक क्या पता होना चाहिए, उसके बारे में। सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, उसका एग्जाम कैसे होता है, वो कैसे एग्जाम दे सकता है, उसके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब चीज के बारे में। सर्टिफिकेट कैसा होता है, क्या क्या वैलिडिटी होना चाहिए, सर्टिफिकेट का आपका नियर विजन, आंखों का नियर विजन है वो कैसा होना चाहिए, उसके बारे में पूरा डेप्थ में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। डाई पेनेट्रेंट टेस्ट है, क्यों पोरस जो सरफेस है उसके ऊपर डाई पेनेट्रेंट टेस्ट क्यों नहीं हो सकता है, ये जो ऐसा स्पॉन्ज जैसा है, ठीक है, ये पोरस है, इसमें कोई डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ग्लास में भी डाई पेनेट्रेंट टेस्ट होता है, और मटेरियल प्लास्टिक है उसमें भी डाई पेनेट्रेंट टेस्ट होता है। इवन कोई सरफेस मेटल है, मेटल का है या तो नॉन मेटल है, प्लास्टिक का भी डाई पेनेट्रेंट टेस्ट होता है। तो देखा जाए तो बहुत सारा ऐसे चीजें है जिसमें हम लोगों को ये कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, डाई पेनेट्रेंट टेस्ट का प्रिंसिपल जो है, वो जो प्रिंसिपल है कैपिलरी एक्शन के ऊपर काम करता है। कैपिलरी एक्शन एक ऐसा एक्शन है जिसमें कैपिलरी मटेरियल जो है वो अंदर तक जाएगा, और स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन की वजह से डेवलपर मारेंगे तो स्ट्रॉन्ग कैपिलरी एक्शन से वो जो पेनेट्रेंट बाहर आएगा, रेड दिखेगा, तो हमको पता चलेगा हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल में प्रॉब्लम है। ये सब चीज हमको किस में आइडिया रहेगा, जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 करेंगे तब डिस्कस करेंगे, तब बात करेंगे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट का प्रिंसिपल एंड मेथड के बारे में। ओके, क्लीनिंग, टाइप्स ऑफ क्लीनिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो हम लोग क्लीनर से क्लीन करते हैं, ठीक है, ये जो हम लोग क्लीनर से क्लीन करते हैं उसको सॉल्वेंट रिमूवेबल, ठीक है, ये सॉल्वेंट रिमूवेबल है, ये क्लीनिंग करते हैं। या तो कोई डिफरेंट कंपनियों का कुछ लोग
पेनेट्रेंट यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रियों का डिफरेंट मेक का आप क्लीनर यूज़ करते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, टाइप्स ऑफ क्लीनिंग में बहुत सारे मेथड्स है, डिग्रीजिंग क्लीनिंग है, वेपर डिग्रीजिंग है, सॉल्वेंट क्लीनिंग है। उसके बाद जनरली वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टोटल बहुत सारे 8 से 9 टाइप के क्लीनिंग मेथड है, उसके बारे में डेप्थ में जाएंगे। उसके बाद इक्विपमेंट एंड मटेरियल, ये इक्विपमेंट कैसे काम करता है, ये आपका मटेरियल है, ये जो है स्प्रे वाला या स्प्रे कैन है वो कैसे काम करता है और कैसा होना चाहिए, कैसे रखना है, वो सब चीज़ डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 4 जो है उसके हम लोग सरफेस प्रिपरेशन एंड पेनेट्रेंट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सरफेस प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए, क्या ऐसा रफ सरफेस होगा तो चलेगा, ऐसा काला काला हो गया है और रफ सरफेस है, रस्टिंग हो गया है तो चलेगा नहीं। तो आपको सरफेस प्रिपरेशन जो है स्टेनलेस स्टील हो या कार्बन स्टील हो, मटेरियल हो, जो भी है डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है तो उसको सबसे पहला है काम क्लीनिंग करना। तो वो क्लीनिंग कैसा होना चाहिए, सरफेस का रफनेस कितना होता है, तब तक आप कर सकते हैं। ये सब चीज हम चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। इमल्सिफिकेशन, ये जो बड़े लोग हैं ना वो इमल्सिफिकेशन पेनेट्रेंट यूज, पोस्ट इमल्सिफायर पेनेट्रेंट यूज करते हैं। बड़े लोग में अमेरिकन लोग है, ब्रिटेन लोग है, यूरोपियन लोग है, वो सब लोग है वो पोस्ट इमल्सिफिकेशन या तो वाटर वॉशेबल मेथड यूज करते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग ये चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 है इंस्पेक्शन, इवेल्युएशन एंड पोस्ट क्लीनिंग मटेरियल कंट्रोल। तो कुछ कुछ ऐसा होता है फॉल्स इंडिकेशन मिल जाता है, तो नॉन रिलेवेंट इंडिकेशन, रिलेवेंट इंडिकेशन, फॉल्स इंडिकेशन, ट्रू इंडिकेशन क्या है कि नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सही इंडिकेशन आया कि नहीं आया, उसके बारे में पूरा डेप्थ में हम लोग चैप्टर नंबर 6 में जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 है वो डिसकंटिन्यूटी, देयर ओरिजिन एंड टाइप। ये सब चीज हम डाई पेनेट्रेंट टेस्ट कर क्यों रहे, मटेरियल को बिना तोड़े हमको पता करना है उसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है। वो सब चीज जानने के लिए हम लोगों को ये डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है, लेकिन हमको ये तो पता होना चाहिए डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप के हैं। तो जनरली 3 टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी, इनहरेंट मतलब जब मटेरियल का बर्थ होता है, मटेरियल जब जन्म होता है, मटेरियल जब बनाते हैं तब उसका जन्म होता है, उस टाइम पे जो डिसकंटिन्यूटी आता है, बीबे में डालते हैं या छाछे में डालते हैं, जो भी आपकी लैंग्वेज में जो भी, वो पीछे वाला हंस रहा है भाई हंसो मत, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। हिंदी में तो छाछा बोलते हैं, कुछ लोग बीबा बोलते हैं, या तो मोल्डिंग बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा जनरली होता है। तो उसमें जब डिसकंटिन्यूटी उस टाइम पे आता है तो उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी, इनहरेंट डिसकंटिन्यूटी। ओके, दूसरा है फिर प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी। प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी में क्या होगा, मटेरियल है बन तो गया लेकिन उसके ऊपर फोर्जिंग, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग और या तो आप ग्राइंडिंग या तो फिर उसको क्लीनिंग, वो जो भी है कटिंग वगैरह करेंगे। क्लीनिंग तो नहीं, कटिंग की बात कर रहा हूं। कटिंग अगर आप करेंगे तब कोई डिसकंटिन्यूटी आपके मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं सर्विस डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। प्रोसेस डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, जब मटेरियल प्रोसेस में जाता है, यहाँ पे पाइप लग गया, पाइप लगने के बाद अंदर से मीथेन, इथेन, प्रोपेन जो भी है, गास्केट वगैरह सब, नट बोल्ट वगैरह सब सेट हो गया और प्लांट रनिंग स्टार्ट हो गया। प्लांट का रनिंग स्टार्ट हो गया तो पता चला कि रनिंग में ही प्लांट को इरोड कोरोड की वजह से, हम लोग शटडाउन लेते हैं ना, शटडाउन में क्या होता है, इरोड कोरोड की वजह से मटेरियल का थिकनेस चेक करता है, थिकनेस कम हो गया, ड्राइंग में दिखाया गया है 12 mm थिकनेस लेकिन आपको मिला 10 mm थिकनेस, तो फिर आप पूछने आएंगे कि साहब क्या हो गया, अभी 10 mm थिकनेस आ रहा है, तो कुछ घन चक्कर होगा, तो ऐसा बोलेगा ठीक है अभी भी चलाओ, ऐसा चलाओ, तो चलता है वर्ड है ना, उसकी वजह से ब्लास्ट होगा वहां पे और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप का है। तो वो सब चीजें सर्विस डिसकंटिन्यूटी, वो भी हम चैप्टर नंबर 7 में बात करेंगे। ये जो चैप्टर है मैं यूट्यूब में नहीं डालेगा, इसको जीमेल ड्राइव में रहेगा। जीमेल ड्राइव में जो लोग हमारे मेंबर है वो लोग इसमें इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये वेल्डिंग नॉलेज जो है हमारा, वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस हमारा ये कंपनी का नाम है। वेल्डिंग नॉलेज हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब में आप सर्च मारेंगे तो आपको पूरा का पूरा डेप्थ में बहुत सारे मैंने सीरीज कर दिए हैं। नहीं ओनली, नॉट ओनली खाली सिसु बिगेस, मैंने तो ऐसे बहुत सारे सीरीज कर चुके हैं ताकि आपको पता चले। हमने तो ये बिगेस भी पूरा फिनिश करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को वहां से पूरा का पूरा सीरीज मिल जाएगा, सिसु बिगेस, फिर एपीआई 510, 570, बहुत सारा सीरीज का ओवरव्यू भी वहां से मिल जाएगा। बहुत सारा आपको वीडियो वहां पे अवेलेबल है, हम लोगों को यूट्यूब में अंदर भी अवेलेबल है, तो वहां से मिल जाएंगे। और जो लोग मेंबर हैं उसको एक अच्छा सा यहाँ पे वीडियो मिलेगा। मेंबर जो लोग बनना चाहते हैं वो 499, ओनली 499 लाइफ टाइम मेंबरशिप। कैसा है, लाइफ टाइम मेंबरशिप,
लाइफ टाइम मेंबरशिप इसको आपको मिलेगा। लाइफ टाइम मेंबरशिप में एक ही बार पेमेंट 499 का, फिर जितने भी मैं वीडियो करेगा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो सब वीडियो आपको जीमेल ड्राइव के अंदर मिलेगा। आप डाउनलोड भी कर सकते हैं वहां से। यूट्यूब में तो क्या है आप डाउनलोड शायद ना भी कर सको, ठीक है, लेकिन आपको जीमेल ड्राइव के अंदर ही मिलेगा, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। रात में सोए हैं और उठे क्या चलो भाई आज डीपीटी का हमको वीडियो करना है, यूट्यूब में नहीं है, चैप्टर नंबर 8 जो है ओवरव्यू ऑफ कोड एंड एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6, तो उसका भी आप ले सकते हैं, आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली कोई टेक्निकल क्वेरी है तो। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 एप्लीकेशन ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में। तो जनरली क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ एनडीटी पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ रिकमेंडेशन प्रैक्टिस एसएनटीटीसी 1A। एसएनटीटीसी 1A क्या है? एसएनटीटीसी 1A 2020 एडिशन जो है वो 2020 है, ठीक है। तो एसएनटीटीसी 1A एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है, वो ऐसा बोलता है कि टोटल 16 टाइप के एनडीटी मेथड है। कितने टाइप के? 16 टाइप के एनडीटी मेथड है। पहला है एकॉस्टिक इमिशन टेस्टिंग, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग, तीसरा है ग्राउंड पेनेट्रेंट रडार, चौथा है गाइड वेव टेस्टिंग, पांचवा है लेसर मेथड टेस्टिंग, लीक टेस्टिंग है, लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट, मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज टेस्ट और मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी टेस्ट, न्यूट्रॉन रेडियोग्राफी टेस्टिंग, ठीक है, और थर्मल इंफ्रारेड टेस्टिंग, ऑल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और वाइब्रेशन एनालिसिस और विजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो ये स्टार किया है 1 2 3 और 4 और भी एक बच गया ना अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, ये 5। जनरली लोग जो है वो 16 का 16 मेथड में नहीं जाते हैं, कुछ लोग है वो कुछ लोग 4 मेथड में जाते हैं, कुछ लोग 2 मेथड में जाते हैं, कुछ लोग 5 मेथड में। तो जनरली लोग सबसे ज्यादा यूज होने वाला है लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट, रेडियोग्राफी टेस्ट, उसके बाद मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट और विजुअल एग्जामिनेशन। ये 5 में जनरली लोग एनडीटी लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 जनरली करते हैं। मैं जनरली अप्रॉक्स बोलता हूँ, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे भी हमारे यहाँ पे है कि कुछ लोग 8 मेथड में लेवल 3 है, ठीक है। तो ऐसा कोई रहने का टेंशन नहीं है कि भाई यहाँ यार हम लोग कर सकते हैं। यस, आप 16 का 16 मेथड में एनडीटी लेवल 1 कर सकते हैं, लेवल 2 कर सकते हैं या लेवल 3 कर सकते हैं। ये कौन बोलता है 16 मेथड? एसएनटीटीसी 1A 2020 अमेरिकन लोगों ने एक छोटा सा एक रिकमेंडेशन, एक प्रैक्टिस बनाया है, उन लोगों ने ऐसा बोला है कि इतना हम कर सकते हैं। और जनरली हम भी करते हैं ना, लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट में करते हैं, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में करते हैं, रेडियोग्राफी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक और विजुअल एग्जामिनेशन में हम लोग करते हैं। ओके, अभी लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट जो है वो क्या है? लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। कैसा है? नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो ये तो नॉन डिस्ट्रक्टिव मतलब ये मटेरियल को बिना तोड़े बिना टूटे हम लोगों को पता करना है ये मटेरियल है मेरा, उसको बिना 2 पार्ट किए हम लोगों को पता करना है इसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव, मतलब तोड़ना नहीं है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है। वैसे 16 मेथड है, ठीक है। तो लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड फॉर लोकेटिंग द डिसकंटिन्यूटी एट ओपन टू द सरफेस ऑफ द मटेरियल। तो सरफेस मटेरियल के ऊपर, ये जो मटेरियल का सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर कोई डिसकंटिन्यूटी ओपन होगा वही पता कर सकता है, उसके और कुछ नहीं पता। ये तो इसका मतलब ये भी हुआ कि लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग का ये लिमिटेशन भी बन गया। यस, डेफिनेटली लिमिटेशन बन गया कि सब सरफेस के अंदर नहीं कर सकते। डिसकंटिन्यूटी जो ओपन टू द सरफेस है वही कर सकता है, मतलब वो ओपन टू द सरफेस नहीं है, वैसे डिसकंटिन्यूटी भी आप नहीं कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे एक प्लेट का टेस्ट पीस दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा एक टेस्ट पीस है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको बहुत सारा, यहाँ पिन होल, पोरोसिटी ऐसा है, कुछ चीज ऐसा होगा हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, पोरोसिटी होगा शायद लेकिन आंखों से नहीं देख सकते, तो हम डाई पेनेट्रेंट टेस्ट लगाएंगे तो उसमें हमको पता चल जाएगा हाँ ओपन टू द सरफेस है। तो इसके लिए यहाँ लिखा है लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्टिंग इज द नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड फॉर लोकेटिंग द डिसकंटिन्यूटी एट ओपन टू द सरफेस ऑफ मटेरियल, ठीक है। ओके, अभी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सर्टिफिकेट दिखाता हूं। सर्टिफिकेट देखो मेरे पास तो यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट है, तो ये सर्टिफिकेट में आपको दिखाएगा तो आपको भी ये पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो सर्टिफिकेट, ये जो हमारे इंस्टीट्यूट का ही मैंने खुद का मैंने ही बनाया ताकि कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा ये सर्टिफिकेट का यहाँ पे ऐसा जनरली मैं दिखा रहा हूँ कैसा होता है। तो ऐसा एनडीटी का सर्टिफिकेट, अगर आप पेनेट्रेंट टेस्ट में करने जा रहे हैं लेवल 2 तो यहाँ लेवल
लेवल 1 या लेवल 1 करने जा रहे हैं तो लेवल 1, लेवल 2 करने जा रहे हैं तो लेवल 2, ठीक है। ऐसा यहाँ पे सर्टिफिकेट आता है। ओके, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे नाम लिखना है एनडीटी सर्टिफिकेट फॉर सर्टिफाइड दैट फॉर XYZ नेम, और यहाँ पे ये सब चीज लिखा है। SNTTC 1A 2020 एडिशन के हिसाब से ये सर्टिफिकेट बनाया गया है। ओके, लेटेस्ट यही चल रहा है, ठीक है। 2020 जो है, भले ही मैं वीडियो 2022 में बना रहा हूं, लेकिन ये सर्टिफिकेट जो हमने बनाया है लेटेस्ट एडिशन 2020 SNTTC 1A का चल रहा है, तो उसके हिसाब से। ओके, यहाँ पे मैंने रिजल्ट एग्जामिनेशन अंडर, यहाँ पे रिजल्ट है जनरल पेपर, स्पेसिफिक पेपर एंड प्रैक्टिकल पेपर। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर दिया गया है, यहाँ पे रिटन प्रैक्टिस दिया गया है। तो एक एक के बारे में हम पूरा डेप्थ में डिस्कस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके कंपनी का नाम डाल दिया, जो भी है आपका नाम डाल दिया, आपका सर्टिफिकेट है तो लेवल 2 या लेवल 3 जो भी करना चाहते हैं वो, कौन से मेथड में करना चाहते हैं वो डाल दिया। जनरली यहाँ पे 3 पेपर है, जनरल, स्पेसिफिक एंड प्रैक्टिकल। तो आपको लेवल 1 करो या लेवल 2 करो, 3 पेपर देना है। जनरल पेपर है वो एकदम ईजी पेपर रहेगा, इसमें नॉर्मल बेसिक चीज के बारे में डेफिनेशन वगैरह जो भी है क्वेश्चन आंसर किया गया रहेगा, और उसमें अगर आपको 70% मार्क्स लाना है, कितना परसेंट, 70%, तो जनरल पेपर है उसमें 70% लाना है। स्पेसिफिक पेपर है उसमें भी 70% लाना है। दूसरा है स्पेसिफिक पेपर, ठीक है। तो स्पेसिफिक पेपर में भी ये पासिंग रेंज मैंने डाला है, यहाँ पे क्या डाला है, पासिंग रेंज। तो 70% यहाँ पे, 70% यहाँ पे 80%, प्रैक्टिकल में 80%। तो 3 पेपर होगा, जनरल पेपर है उसमें 70% लाना है, स्पेसिफिक पेपर है उसमें भी 70% लाना है, प्रैक्टिकल पेपर है उसमें 80% लाना है। और हम तो बोलते थे ना, हम तो 100 में से 35 मार्क्स से ही पास हो जाते थे। आपको आता आइडिया है, अभी भी हमारे यहाँ पे कॉलेज में, गवर्नमेंट में ऐसे ही चल रहा है। और क्या रनिंग जो प्राइवेट कॉलेजेस है वगैरह उसमें भी यही चल रहा है, 35% हो गया, पास हो गए। कुछ लोग तो 28% ही लाते हैं, 28% ही लाते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टार कर दिया जाता है, उसको थोड़ा दबा के पास करवा दिया। तो भाई ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो थोड़ा टफ रहता है, और टफ रखने का रीजन भी है क्योंकि ये अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा ना, कुछ अगर डिसकंटिन्यूटी प्रॉपरली फाइंड नहीं कर पाए, 35 मार्क्स से पास कर गया वाला बंदा जब जाएगा साइड पे और पेनिट्रेंट टेस्ट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, और बहुत सारे लोग मरने का चांसेस है वहां पे, बहुत सारे लोगों को मरने का चांसेस है। वहां पे ब्लास्ट भी हो गया, छोटी एक डिसकंटिन्यूटी पकड़ नहीं पाया और उसने बोल दिया ओके है, और वो पार्ट लग गया मशीन के अंदर और मशीन वहां से फट गया, और फटेगा तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो इसी की वजह से ऐसा भी एक रीजन है कि ये लोग जानबूझ के भी, ऐसा नहीं है कि भाई 70% रखा, इसके भी बहुत सारे रीजंस रहते हैं। और जनरली मैं आपको बोलूं, सीसी अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें भी 70% पासिंग रेंज रहता है। तो इसमें भी ऐसा ही एक रेंज है, 70% आपको जनरल में लाना है, 70% से ज्यादा स्पेसिफिक में 70%, प्रैक्टिकल जो है ना उसमें थोड़ा और ज्यादा टफ है, वो 80% से आपको ज्यादा लाना। तो ये 3 पेपर हो गया। उसके बाद तीनों का एवरेज जो है, समझो मैं आपको ये बोलूं कि आपको जनरल में 70% आया, स्पेसिफिक में 75 आया और प्रैक्टिकल में 80% आया। लेकिन याद रखो, आपको एवरेज तीनों का जो एवरेज है ना, एवरेज तीनों का 80% से ज्यादा लाना है। अगर आपका एवरेज 80% से ज्यादा नहीं होगा तो भी आप फेल गिने जाएंगे। तो समझो जनरल में आपको 70% चाहिए था, स्पेसिफिक में आपको 70% चाहिए था, प्रैक्टिकल में आपको 80% चाहिए था, तो तभी आप पास है, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया बन गया है, ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया बन गया। अभी मुझे ये बोलो, जनरल में 70 आया तो पास हो गए, स्पेसिफिक में 75 आया तो इसमें भी पास हो गए, प्रैक्टिकल में 80 आया तो भी पास हो गए। लेकिन तीनों का एवरेज कितना हो रहा है, 5 इसमें गया तो 75, तीनों का एवरेज 75% बन गया, तो आप फेल है। क्या है, आप फेल है, आप पास नहीं है, आप फेल है। क्योंकि एवरेज आपको कितना चाहिए था, तीनों का एवरेज 80% चाहिए था। तो ऐसा रूल्स है, और वो ऐसा जरूरी नहीं है, तो एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिस दिया गया है, ऐसा जनरली होता है, ठीक है। ओके, अभी बात करते हैं रिटर्न प्रैक्टिस की। कोई भी कंपनी के पास, तो यहाँ पे मैंने मेरा कंपनी का रिटर्न प्रैक्टिस डाला है, ये मेरे कंपनी है, हमारा कंपनी का है। तो सभी कंपनियों को अपना रिटर्न प्रैक्टिस होना ही चाहिए। अगर रिटर्न प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं चलेगा। आप ऐसा बोलेंगे कि मैं तो इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और मेरे पास रिटर्न प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी मैं सर्टिफिकेट छाप रहा हूँ, दे रहा हूँ लोगों को, और मैं ट्रेनिंग भी करवा रहा हूँ, तो नहीं चलेगा। आपकी कंपनी के पास रिटर्न प्रैक्टिस होना चाहिए। आप कोई बड़ी बड़ी कंपनियों में जाएंगे तो
तो भी रिटर्न प्रैक्टिस होता है। हाँ, कुछ कंपनियां ऐसी होती है अलीबाबा टाइप की कि वहां पे रिटर्न प्रैक्टिस का तो क्या, रिटर्न प्रैक्टिस क्या है वही पहले तो नाम बोलेंगे ना। जब मैं एक कंपनी में यहाँ पे यूटी का इंस्पेक्शन करने गया था, यूटी का विटनेस करने गया था, तो वहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन उसको यही पूछा, भाई तुम पहला तुम्हारी कंपनी का रिटर्न प्रैक्टिस दो। साहब ये क्या होता है रिटर्न प्रैक्टिस? प्रोसीजर। तो प्रोसीजर तो कम से कम चाहिए आपको। आपकी कंपनी में प्रोसीजर ही नहीं है और अल्लाह तुल्लाह आप घिसे ही जा रहे हैं प्रोब को, इलेक्ट्रोड को, और या तो आपका ट्रांसड्यूसर है उसको घिसे ही जा रहे हो, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। आपको मिनिमम आपकी कंपनी के पास रिटर्न प्रैक्टिस होना चाहिए। दिस इज द मस्ट रिक्वायरमेंट। ओके, वो आगे आएगा तो मैं समझाएगा कहाँ लिखा हुआ है ये सब चीज। ओके, नियर विजन जो है वो J1 होना चाहिए, वो भी मैं आपको आगे आएगा तो समझाएगा। कलर ब्लाइंडनेस नील होना चाहिए। 5 साल का वैलिडेशन होता है। कितने ईयर का? यहाँ पे SNTTC 1A 2020 के हिसाब से 5 ईयर तक ये सर्टिफिकेट वैलिड है। 5 साल के बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है आपको, या तो फिर नई बार एग्जाम देने रीइवैल्यूएशन करवाना पड़ता है। तो ये भी सब चीज हम लोग पूरा डेप्थ में अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। Okay, training and certification. It is important that the technician and supervisor to be qualified in a die penetrant testing method before technique is used and test result evaluated. जब आप कोई भी कंपनी में जाते हैं तब आप सीधा खाली डाई पेनेट्रेंट टेस्ट लगा दिया, सीधा ये पेनेट्रेंट लगा दिया और क्लीनर से क्लीन कर दिया तो क्या चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपको जनरली मिनिमम सुपरवाइजर हो या टेक्नीशियन हो उसको क्वालिफाई होना चाहिए ही चाहिए, कंपलसरी। इसमें क्या लिखा है? इट इज इंपॉर्टेंट है ये दैट द टेक्नीशियन एंड सुपरवाइजर टू बी क्वालिफाइड इन द डाई पेनेट्रेंट टेस्ट मेथड। आप जब मेथड को आप काम करने जा रहे हैं, टेक्निक यूज करने जा रहे हैं, रिजल्ट को इवेल्युएट करने जा रहे हैं, तब आपको चाहिए ही चाहिए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। आप ऐसा बोलेंगे कि साहब मेरे पास एनडीटी लेवल 2 नहीं है, लेकिन 5 साल से तो ऐसे ही चल रहा था, मैं तो कर रहा था, तो ऐसा नहीं चलेगा। चलता वर्ड की वजह से है ना हमारा देश आज पीछे रह गया, चलता वर्ड जो है ना उसकी वजह से। वरना आप सोचो, इंडिया तो पूरे गल्फ कंट्रियों से 25 साल आगे था। आज से 10-15 साल 20 साल पहले की ही बात करो, 25 साल आगे थे हम लोग गल्फ कंट्रियों से। लेकिन आज गल्फ कंट्री 50 साल हमसे आगे निकल गया। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ पे ना टांग खींचने वाले लोग रहते हैं। क्यों, क्या करते हैं? मेरे को आता है, मैं तुमको नहीं सिखाएगा, ऐसा होता है। और दूसरे लोग ऐसे होते हैं कि मैं बोला ना ऐसा ही करना है, खलास, और कुछ नहीं है। ओ मैं बोला वो गॉड वर्ड। अरे भाई तुम बोला गॉड वर्ड, ऐसा थोड़ी चलता है। कोड क्या बोलता है, स्टैंडर्ड क्या बोलता है, वो देखो ना, कहाँ से ये सब चीज आया है, उसी को आप समझो ना, उसी को नॉलेज लो ना। बाकी यहाँ पे ईगोस्टिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग है ना अपने अपने ईगो करते हैं, उसका थोड़ा अभी वो कर देते हैं ना कि हाँ मैंने तुम्हारा ये काम नहीं करने दिया, अभी देखता हूँ तुमको फ्यूचर में कभी भी तुम्हारा काम नहीं करने। अरे भाई ईगो रखोगे ना तो तुम्हारा तो खराब होगा ही, और ऊपर से कंपनियों का भी बहुत सारा लॉस होगा। छोड़ दो ईगो, काम करो अपने हिसाब से। जर्मन में क्या है, जर्मन लोग आगे अभी बहुत बार वो मार झेल चुका है, फिर भी वो आगे निकल गया। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन तो यही है भाई, सब छोड़ के काम पे फोकस। जापान लोग क्या है, वही तो है सब छोड़ के काम के ऊपर ही फोकस करना है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज रिकमेंडेड दैट द यूज ऑफ द डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन प्रैक्टिस SNTTC 1A 2020, जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो अमेरिकन सोसाइटी है ना ऐसा बोलता है, एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिस देता है कि आप ये रिकमेंडेशन प्रैक्टिस SNTTC 1 है उसका यूज करो। वही ये SNTTC 1 ही यही बोलता है कि टोटल 16 टाइप के मेथड है जो हमने डिस्कस किया वो। तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड द एम्प्लॉयर विथ नेसेसरी गाइडलाइन and properly qualified the NDT technician in all method. Okay, SNTTC 1A क्या है? SNTTC 1 है ये वन ऑफ द डॉक्यूमेंट है। ये क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड मतलब क्या दिखाता है, क्या समझाता है कि कोई भी एम्प्लॉयर हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी आदमी हो, उसको नेसेसरी गाइडलाइन देता है वो कि प्रॉपरली क्वालिफाई कैसे करने का। एनडीटी ये जो हमने मेथड दिखाया ना टोटल 16 का 16 मेथड, उसमें कैसे क्वालिफाई करना है वो दिखाएगा, उसमें कैसे उसको सर्टिफाइड करना है वो समझाता है। और एंड द एनडीटी टेक्नीशियन ऑफ ऑल मेथड, जितने भी एनडीटी टेक्नीशियन मेथड में एनडीटी लेवल 2 करना चाहते हैं या लेवल 1 करना चाहते हैं, लेवल 3 भी करना चाहते हैं, तो ये SNTTC 1A है वो दिखाता है। ओके, टू कंप्लायंस विद दिस डॉक्यूमेंट द
एम्प्लॉयर मस्ट इस्टेब्लिश, यहां पे क्या लिखा है, मस्ट इस्टेब्लिश। मस्ट इस्टेब्लिश का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एम्प्लॉयर है, कोई भी कंपनी है, या तो सर्टिफिकेट देने वाला कंपनी हो या फिर काम करवाने वाला कंपनी हो, उसको मस्ट क्या चाहिए, मस्ट रिटर्न प्रैक्टिस चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए तो मैं आपको सर्टिफिकेट में दिखाया कि हमको भी बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये भाई बोलते हैं इसके लिए हमको भी ये रिटर्न प्रैक्टिस बनाना पड़ा। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि भाई हमको रिटर्न प्रैक्टिस थोड़ा सैंपल के लिए दे दीजिए, तो हम तो एडिटेबल ही रखते हैं ताकि आपको थोड़ा फायदा मिल जाए। आपको अपनी कंपनी का नंबर डालना है और कंपनी का लोगो डालना है, तो आप रिटर्न प्रैक्टिस आप ऐसे ही मेरे पास अवेलेबल है बहुत सारा, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके। रिटर्न प्रैक्टिस आपको चाहिए, तो सर्टिफिकेट के अंदर भी मैंने इसी की वजह से डाला है कि ये जो है वो रिटर्न प्रैक्टिस हमने रिक्वायरमेंट है और मस्ट इस्टेब्लिश इसका लिखा है ना इसने, तो यहाँ पे ऐसा बोलता है, तो कंप्लाइंस विद दिस डॉक्यूमेंट एम्प्लॉयर मस्ट इस्टेब्लिश द रिटर्न प्रैक्टिस विच डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ द टेक्नीशियन विल बी ट्रेन्ड, एग्जामाइंड एंड सर्टिफाइड। ओके, तो ये जो SNTTC 1 है उसमें अगर हम कोई भी एम्प्लॉयर है ऐसा बोलता है, एम्प्लॉयर को मस्ट इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, आपके पास चाहिए रिटर्न प्रैक्टिस। तो वो रिटर्न प्रैक्टिस में क्या लिखा होता है, जनरली जो भी आपका टेक्नीशियन है NDT लेवल 1 लेवल 2 या लेवल 3, वो ट्रेन कैसे करना है, उसको एग्जामिनेशन कैसे देना है, उसको सर्टिफाइड कैसे करना है, उसके बारे में पूरा डेप्थ में लिखा होगा। कितना क्वेश्चन होंगे, कितने पेपर होंगे, कितना पासिंग रेंज होगा और आपका नियर विजन कैसा रहेगा, वो सब का सब चीज डिटेल किस में दिया रहेगा, आपकी कंपनी की रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर रहेगा। ठीक है, ओके। स्टूडेंट इज एडवाइज टू स्टडी द लेटेस्ट एडिशन SNTTC 1A। ओके, कुछ लोग है ना, देखो यहाँ पे ऐसा लिखा है कि स्टूडेंट जनरली कोई भी लोग यहाँ पे NDT लेवल 1 लेवल 2 या लेवल 3 करने आते हैं, उसको यही एडवाइस रहेगा कि आप लोग SNTTC 1A का लेटेस्ट एडिशन फॉलो करो। तो मेरे पास भी यहाँ पे अभी लेटेस्ट एडिशन है, मैं आपको दिखाता हूँ 2020। ठीक है, ये 2020 है, तो आपको लेटेस्ट एडिशन ही फॉलो करना चाहिए। आप अगर लेटेस्ट एडिशन फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ही प्रॉब्लम होने का चांसेस है। क्या प्रॉब्लम होगा? क्योंकि कुछ दिया कुछ और रहेगा, कुछ रूल चेंज हो गया होगा और आप अलग ही रूल से काम करते होंगे। पुराने जमाने के अलीबाबा टाइम के 2000 लोगों का सर्टिफिकेट मेरे पास रिन्यू करने आता है, तब मैं उसको बोलता हूं, अरे भाई रिन्यू करने आ रहा है आपका सर्टिफिकेट, आपने 2015 या 16 में लिया हुआ है, अभी आपका एक्सपायर हो रहा है, लेकिन उसमें तो 2006 यूज किया है, 2006 यूज किया है। अरे भाई उसके बाद तो बहुत सारे रिवीजन आ चुके हैं, 2011 भी आ चुका है, 2016 भी आ चुका है, बहुत सारे रिवीजन आ चुके हैं, तो कम से कम उसका तो यूज करो भाई, लेटेस्ट एडिशन का तो यूज करो। इसके लिए आपको भी यहाँ पे हम लोग यही सजेस्ट करेंगे कि लेटेस्ट एडिशन जो चल रहा है उसी से आपको स्टडी करना है। ओके, उसके बाद स्टूडेंट इज एडवाइज टू स्टडी द लेटेस्ट एडिशन SNTTC 1A, डिटरमाइन द रिकमेंडेशन नंबर ऑफ आवर्स इन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। आपको कितने आवर्स तक आपको ट्रेनिंग लेना है, वो भी कौन बोलता है, ये रिटर्न प्रैक्टिस के अंदर लिखा रहता है। ठीक है, ओके। एंड नेसेसरी टू बी सर्टिफाइड डाई पेनिट्रेंट टेस्ट कैसे करना है उसके बारे में भी। ओके, अभी है ना लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जनरली देखो यहाँ पे आपका नियर विजन है, पहले मैं थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन इसका दे देता हूं। जनरली जो लोग SNTTC 1A डॉक्यूमेंट फॉलो करते हैं, SNTTC लेवल 1 या लेवल 2 करना चाहते हैं, उन लोगों को 3 एग्जाम होता है। पहला है जनरल एग्जाम, दूसरा है स्पेसिफिक एग्जाम, तीसरा है प्रैक्टिकल एग्जाम। ऑलरेडी मैंने ये बात आपको ऑलरेडी समझा दिया है। जनरल में आपको 70% लाना है, स्पेसिफिक में आपको 70% लाना है और प्रैक्टिकल में आपको 80% मिनिमम लाना है। मैक्सिमम तो ज्यादा आएगा तो वेल एंड गुड, ठीक है, इतना लाना है। और तीनों का एवरेज जो है वो 80% से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जनरल में एक आदमी को 75 आया, स्पेसिफिक में भी 75 आया और हमारा प्रैक्टिकल है उसमें 85 आया, तो ये बंदा पास है कि फेल है? कोई बोल सकता है? पीछे वाले लोग भाई उठो जागो, ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो, उठो भाई। हाँ, फेल, वेरी गुड। क्योंकि इसका अगर एवरेज करेंगे हम लोग तो उसका 80% एवरेज नहीं होगा, तो ये बंदा फेल है। दूसरा एक एग्जांपल देता हूं, चलो जनरल में मेरा 80% आया, स्पेसिफिक में मेरा 90% आया और प्रैक्टिकल में 79% आया, तो पास है कि फेल है?
ये पास है कि फेल है ये बंदा? और रेड शर्ट भाई, सौरभ भाई, पास है कि फेल है? ओके वेरी गुड, फेल। ओके अभी तीसरा एक एग्जांपल देता हूं। जनरल में मुझे आया 80%, स्पेसिफिक में मुझे आया 85% और प्रैक्टिकल में मुझे आया 82%। तो पास है या फेल है? सब देखो तीनों का एवरेज जो है ना 80% से ज्यादा चाहिए, तभी ये पास है। तब ठीक है, अभी तो ये पास है क्योंकि इसका एवरेज भी बन रहा है 70 से भी ज़्यादा है, ये पास है। ओके ये हो गया मैंने, ये जनरल पेपर जो है वो इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा। स्पेसिफिक पेपर है उसमें कोड, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन या तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी रहेगा, लेकिन ये ओपन बुक जनरली रहता है। कैसा है? ओपन बुक। ये है क्लोज बुक, ये भी है क्लोज बुक, ठीक है। लेकिन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए ओपन बुक रहेगा, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए ओपन बुक रहता है, ठीक है। क्योंकि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया देखना पड़ता है ना उसको कि भाई हाँ मुझे लीनियर इंडिकेशन मिला, 10 mm का मिला, 5 mm का मिला, एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, तो उसके लिए फिर आप बुक ओपन कर सकते हैं। बाकी ये भी ऐसा है। तो ये हो गया लेवल 1 एंड लेवल 2 का काम। लेवल 1 एंड लेवल 2 3 एग्जाम है। लेवल 3 का क्या है? तो लेवल 3 जो है SNTTC 1 है डॉक्यूमेंट रिकमेंडेशन प्रैक्टिस। लेवल 3 है पर्सनल एग्जामिनेशन जो फॉलो करवाता है। कौन लेता है पर्सनल एग्जामिनेशन? ASNT प्रोवाइड्स अ सर्विस फॉर इंडस्ट्रियल प्रोवाइड लेवल 3 एग्जामिनेशन ऑफ द बेसिक मेथड एरिया, बेसिक एंड मेथड एरिया। ओके कुछ लोग बोलते हैं मुझे लेवल 3 करना है, कहाँ से करना है? तो क्या ASNT से करना है। तो ASNT सर्टिफिकेशन जो है वो आपका एग्जाम बेसिक का लेगा। बेसिक मतलब उसमें कुछ मेथड का थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रहेगा। उसका कोर्स कंटेंट में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, उसमें अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। बिगेस, सीस्विप, NDT लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा करके एक वीडियो बनाया है लंबा चौड़ा, नेस ऐसा करके, तो वो देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। ओके तो बेसिक एग्जाम है वो ASNT लेता है। ASNT प्रोवाइड्स द गुड, ये थोड़ा प्रोवाइड्स करता है ये सर्विस। इंडस्ट्री बहुत सारी इंडस्ट्री है ना, उसमें बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे लेवल 3 है, तो सब बार क्वेश्चन आंसर पेपर वगैरह सब लेना बहुत मुश्किल है। इसके लिए ASNT थोड़ा पैसा भी कमाती है और वो ले लेती है बेसिक एग्जाम। बेसिक के बाद मेथड एग्जाम होता है और स्पेसिफिक एग्जाम है वो आपकी कंपनी के अंदर होता है। ओके अभी मैं आपको ये बोलूं कि चलो भाई मेरे को लेवल 3 करना है पेनिट्रेंट टेस्ट में। अभी क्या होगा, पेनिट्रेंट टेस्ट में आपका पहले तो बेसिक एग्जाम पहले से ही क्लियर है तो वेल एंड गुड। बेसिक एग्जाम एक ही बार देना है कुछ ईयर के लिए, ठीक है, कुछ साल। फिर आपका 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, साहब मेरा तो बेसिक तो मैंने 5-6 साल पहले दिया था तो अभी वो बेसिक नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। फिर वापस आपको बेसिक देना पड़ेगा। बेसिक भले ही एक बार देना है जितना भी मेथड करो, लेकिन कुछ साल का एक्सपीरियंस हो गया, सॉरी कुछ साल का ईयर हो गया है तो फिर आपको वापस बेसिक देना पड़ेगा अगर आपको वापस नया मेथड में जाना है तो। ओके चलो आपको पेनिट्रेंट टेस्ट में आप नया ही है ऐसा समझो, आप नया है, पेनिट्रेंट टेस्ट में आपको लेवल 3 करना है डायरेक्टली, तो आपको पहले बेसिक एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। मेथड एग्जाम भी आप दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। मेथड एग्जाम देंगे तो भी आपका वैलिड नहीं गिना जाएगा। आप पीटी में लेवल 3 हो गया ऐसा, मेथड मतलब पीटी, मेथड क्या है वो ओके ये बात डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत ये टोटल 16 टाइप के मेथड्स है। यहाँ पे क्या लिखा है? एग्जामिनेशन मेथड, इसके बाद ये टेक्निक्स, ठीक है, ये ट्रेनिंग आवर्स, ये मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स एंड टोटल आवर्स, ये सब चीज यहाँ पे लिखा है। ये कौन सा लेवल करना चाहते हैं वो समझो। मैं आपको ये बोलूं कि SNTTC 1 रिकमेंडेशन प्रैक्टिस जो है, रिकमेंडेशन इनिशियल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस लेवल कैसा होना चाहिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। समझो आपको पेनिट्रेंट टेस्ट में करना है, लिक्विड पेनिट्रेंट टेस्ट में लेवल 1 करना है, ठीक है, तो लेवल 1 के लिए आपको 4 घंटे का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ओके लेवल 2 करना है तो आपको 8 घंटे का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अगर आपको डायरेक्टली लेवल 2 करना है तो 4 + 8 कितना हुआ? 4 + 8 टोटल 12 घंटे का ट्रेनिंग होना चाहिए। थोड़ा ये छोटा कर देता हूं तो आपको मजा आए, ठीक है। देखो ठीक है, यहाँ पे नया कोई रॉकेट नहीं है। देखो 4 + 8 आपको करना है। अगर आपको डायरेक्टली लेवल 2 करना है तो 4 + 8 = 12 आवर्स, आपको टोटल 12 आवर्स का ट्रेनिंग होना चाहिए लेवल 2 डायरेक्ट करना है तो। अगर आपको लेवल 1 पहले करना है तो 4 घंटे का ट्रेनिंग लेना है और लेवल 2 करना, ये एक रिकमेंडेशन प्रैक्टिस है, ठीक है। ओके मिनिमम आवर्स इन मेथड और टेक्निक्स, कोई भी मेथड हो या टेक्निक्स हो उनमें मिनिमम आपको आवर्स 70 आवर्स चाहिए लेवल 1 करना है तो। अगर लेवल 2 करना है तो 140, अगर डायरेक्टली लेवल 2 करना है तो 140 + 70 तो
210, राइट, 210 ही होता है ना, उतने आवर्स का, आपको आवर्स की बात कर रहा है, ठीक है, ये आवर्स में है, इतना आवर्स का ट्रेनिंग आपका होना चाहिए। ट्रेनिंग आपको यहाँ पे ट्रेनिंग आवर्स इन मेथड इन टेक्निक्स, और टोटल जो आवर्स है एनडीटी के ये यहाँ पे दिखाए गए हैं। ओके, अभी ये हो गया मेथड, ठीक है, ये मेथड है। अभी मैं आपको ये बोलूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग, लोग बोलते हैं ना एडी करंट टेस्ट, तो एडी करंट टेस्ट का मेन मेथड कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग। उसके 3 टेक्निक्स है, एसी फील्ड मेजरमेंट, दूसरा है एडी करंट टेस्टिंग, तीसरा है रिमोट फील्ड टेस्टिंग। ऐसे 3 उसकी टेक्निक्स है, ठीक है, ये टेक्निक्स बोला जाता है। एक्चुअली मैन जो है, मैन मैनेजर बाय है वो यही है, उसके बाद नीचे इंजीनियर हम लोग यही है, ठीक है। ऐसा मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसा ट्रेनिंग वगैरह में समझा। समझो रेडियोग्राफी है, तो रेडियोग्राफी का लेवल 1 लेवल 2 है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे पार्ट है, देखा आपने। तो ये सब टेक्निक्स है, रेडियोग्राफी टेक्निक्स है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी टेक्निक्स है, कंप्यूटर टोमोलॉजी है, डॉक्टरी लाइन का, डॉक्टर आता है ना, हाड़ पिंजर वगैरह सब फोटो खींचते हैं, हमारा ये हाथ का हैंड जो टूट गया है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें। डिजिटल रेडियोग्राफी भी आजकल मार्केट में बहुत फेमस है। तो ये सब टेक्निक्स है। तो आपको सब में लेवल 3 नहीं, खाली रेडियोग्राफी टेस्टिंग उसका मेन मेथड है, उसी में आपको करना है, ये सब चीज़ ऑटोमेटिकली आ ही जाता है। ओके, इसमें आपको कितना ट्रेनिंग आवर्स लेना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे नहीं थे, हम लोग थे यहाँ पे ट्रेनिंग आवर्स के बारे में, ठीक है। अभी ये मैं आपको समझा दिया, यहाँ पे ट्रेनिंग आवर्स लिखा है। तो ये जो टोटल ट्रेनिंग आवर्स है 16 घंटे का दिखाया गया है। आपको मिनिमम अगर डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करते हैं, अगर आप डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करते हैं, लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट करते हैं या पेनेट्रेंट टेस्टिंग करते हैं, तो रिकमेंडेशन प्रैक्टिस क्या बोलता है? रिकमेंडेशन प्रैक्टिस ऐसा बोलता है भाई कि आपको कितना मिनिमम ट्रेनिंग होना चाहिए, वो मैं अभी समझाया ना आपको। रिकमेंडेशन प्रैक्टिस 4 + 8 मतलब 12 घंटा। तो मैंने तो भाई 16 घंटा लिखा है, तो आप तो बोल रहे हैं 12 घंटा, तो भाई ज्यादा लिख सकते हो, ये मिनिमम लिखा है ना, मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स है, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम में लिखना भूल गया है, लेकिन मैं डाल देगा, ये मिनिमम ट्रेनिंग आवर्स है, ठीक है। ओके, लिखा ही होगा, यहाँ पे लिखा है ना, मिनिमम आवर्स इन मेथड एंड टेक्निक्स। ओके, यहाँ पे ये जो ट्रेनिंग आवर्स है ना वो मिनिमम है, और मैक्सिमम तो आप कितना भी जा सकते हैं। ओके, कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि यार मेरे को 4 + 8 है, वो नहीं 12 घंटा टोटल होता है, लेकिन मेरा तो 8-10 घंटे का ही ट्रेनिंग हुआ। तो यस, इसको आप प्लस एंड माइनस कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही फॉलो करना है। ये तो एक प्रैक्टिस दिखाया गया। जब आप कुछ चीज नया सीखने जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो गाइड करना चाहिए ना कोई, तो ये खाली गाइड करता है कि ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। तो जनरली लोग इससे तो ज्यादा ही ट्रेनिंग देते हैं, तो हमने भी लिखा है ना 16 घंटा, तो उसी की वजह से लिखा है। ओके, अभी मैं आपको बात कर रहा था एग्जामिनेशन के बारे में। तो एग्जाम जो है उसमें कितने पेपर होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट है ना। तो पेपर के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो लिखा है टोटल, यहाँ पे मेथड बहुत सारे लिखे हुए हैं। उसमें देखो ये यहाँ पे लिखा है कि अगर आप जनरल पेपर देने जाएंगे, जनरल एग्जाम रहेगा, जनरल क्वेश्चन आप देने जाएंगे, तो उसमें लेवल 1 आप करते हैं तो आपको 40 क्वेश्चन जनरल में रहेंगे, उसमें से 70% लाना है। अगर आप लेवल 2 करने जाते हैं तो उसमें 40% आपको लाना, 40 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से 70% लाना है। ओके, अभी आप स्पेसिफिक की बात करते हैं। स्पेसिफिक पेपर, जनरल पेपर हो गया, उसमें कितने कितने क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखा है, इतना क्वेश्चन आपको रखना चाहिए। कुछ लोग यहाँ से 100 भी क्वेश्चन रखते हैं, कुछ लोग 80 भी रखते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आपको कितना क्वेश्चन रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। ओके, स्पेसिफिक एग्जामिनेशन है, उसमें 20 यहाँ पे है, यहाँ पे 20 है, मतलब स्पेसिफिक एग्जाम में क्वेश्चन कम रहता है, 20-20 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो नया कोई रॉकेट नहीं है, ये सब चीजें ना ऑलरेडी दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप देख लो। ये मेथड और टेक्निक्स है, समझो। मैं पेनेट्रेंट टेस्ट का मैं यहाँ पे दिखाया, ऐसा ही एक रेडियोग्राफी टेस्ट का मैं दिखा देता हूँ। एक RTFI का भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये रेडियोग्राफी का है, 40 क्वेश्चन जनरल में, स्पेसिफिक 40 क्वेश्चन जनरल में। अगर लेवल 1 करना चाहते हैं, लेवल 2 का 40, स्पेसिफिक है तो उसका 20 क्वेश्चन लेवल 1 में, लेवल 2 का भी 20 क्वेश्चन। ऐसे पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, ठीक है। ओके, अभी हम बात करते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट के ऊपर जो थे, ठीक है।
ये लिख लिया, आपको ये जनरल पेपर, स्पेसिफिक पेपर, प्रैक्टिकल पता चल गया, तीनों का कॉम्बो जो 80% से ज्यादा होना चाहिए तभी आप पास है, अदरवाइज फेल है। यहाँ पे रिटर्न प्रैक्टिस नंबर मैंने समझाया कि आपको कंपनी के अंदर रिटर्न प्रैक्टिस होना ही चाहिए, वो यहाँ पे डालना है। नियर विजन J1 एक बचा है तो वो एक समझ लेते हैं। नियर विजन मतलब आंख, आपका जो नियर विजन आंख है वो कैसा होना चाहिए, तो नियर विजन है वो जिगलर चार्ट आता है, वो जिगलर चार्ट थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो vision examination, near vision examination should have ensured the natural or corrected near distance accuracy at least one eye, such as applicable to the reading of minimum Ziegler letter J2। ओके, अभी यहाँ पे लिखा नेचुरल एंड करेक्टेड, मतलब आपका नियर विजन देखने की जो क्षमता है वो आपको मिनिमम से मिनिमम दोनों में से कोई एक आंख तो देखना ही चाहिए। कौन सा लेटर, J2 लेटर। अभी J2 लेटर है क्या, J2 लेटर है, मैं यहाँ पे चार्ट एक दिखाया, देखो ये है J11, ठीक है, ये है J10, ये है J9, ये J8, ये J7, ये J6, ये J5, ये J4, ये J3 एंड ये J2 एंड ये J1। अभी मैं आपको ये बोलूं कि ये देखो यहाँ पे J11 थोड़े बड़े बड़े अक्षर है, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसा छोटा भी कर देगा ना तो भी पता चल जाएगा, और अगर ऐसा बड़ा भी करेगा ना तो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम का साइज वगैरह अलग अलग रहता है, J11 का बड़ा साइज है, J10 का थोड़ा कम साइज, ऐसे करते करते सबसे छोटा J1 का साइज रहता है। यहाँ पे ये J1 का साइज है, देखा आपने, ये J1 का। तो कोड क्या बोलता है, कोड ऐसा बोलता है मिनिमम 12 इंच से कम डिस्टेंस के अंदर, मतलब समझो मैं यहाँ पे ये पढ़ने जा रहा हूँ तो 12 इंच से कम यहाँ आंखों का और पढ़ने का जो है वो 12 इंच से कम डिस्टेंस होना चाहिए, और आप मिनिमम J2 तो पढ़ने ही चाहिए, J2 तो आपको पढ़ना आना ही चाहिए, इसके लिए लिखा है मिनिमम J2 पढ़ना ही चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि J1 भी चलेगा आपके सर्टिफिकेट में। एक लेवल 3 ने मेरे साथ लास्ट कोई सेशन में ऑनलाइन सेशन किया था, उसमें मुझे बहस किया था कि यार मेरे सर्टिफिकेट, मैं जब लोगों को सर्टिफिकेट देता हूं तो मैं तो J2 ही डालता हूं। अरे भाई J2 आप डाल सकते हैं, मिनिमम लिखा है। और अगर दूसरी बात मैं ये बोलूं कि लेवल J2 डाला है लेकिन अगर वो बंदे का J1 है तो वो और अच्छा, उसका आंख और स्ट्रांग है, उसका आंख और छोटा छोटा वर्ड भी देख सकता है। आपने उसका टेस्ट लिया और पता चला उसका तो J1 है, फिर भी आप J2 डालेंगे? नहीं, आपको J2 नहीं डालना है उस टाइम पे। अगर उसका आंख ओके है तो आपको J1 ही डालना चाहिए। J1 इज अ गुड थिंग, उसका आंख और अच्छा है। हाँ, J2 तो होना चाहिए, फिर J3 होगा तो वो नहीं चलेगा, J4 नहीं चलेगा, J5 नहीं चलेगा, मतलब उसका आंख दोनों में से कोई एक आंख तो मिनिमम होना ही चाहिए J2 का। ओके, तो वो उस टाइम पे तो हमारा बहुत लंबा चौड़ा बहस चला कि भाई J2 ही हम डाल सकते हैं। कोड भी बोलता है, अरे कोड बोलता है लेकिन कोड मिनिमम बोलता है मेरे भाई, ये भी देखो ना, कोड मिनिमम बोलता है, मैक्सिमम कहाँ बोलता है, मिनिमम बोलता है, ठीक है। ओके, अभी रही बात ये आपका नियर विजन है, वो कब कब करवाना है। बहुत सारी कंपनियां हैं एवरी ईयर में करवाती है, उसका रीजन तो होगा ना, किधर तो लिखा होगा ना, तो यहाँ लिखा है नॉट, ये तो 12 इंच का मैं बात कर दिया। ओके, इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड एन्युअली मतलब आपको ईयरली चेक करना है, आपका नियर विजन जो है वो आपको ईयरली चेक करते रहना है। ओके, अभी है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं। तो कलर ब्लाइंडनेस है वो भी आपको एवरी 5 साल में करना है, एवरी 5 ईयर इंटरवल में। ये इशिहारा चार्ट्स दिखाया गया, तो ये है मेरे पास इशिहारा चार्ट, नया कोई रॉकेट नहीं है, ठीक है, ये इशिहारा चार्ट है। इसमें ये पहला नंबर क्या दिखता है, यहाँ पे लिखा है टाइप्स टेस्ट फॉर कलर ब्लाइंडनेस 38 प्लेट लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से 38 प्लेट दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो ये इशिहारा चार्ट है, उसमें पहला है, ये क्या लिखा है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। कुछ लोग है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा कि आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, तो जिन लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होगा उसको ये सब चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। मैं आपको एक ऐसा प्लेट निकाल के दिखाता हूँ ताकि इसमें कुछ दिखेगा ही नहीं, हमको पता ही नहीं चलेगा है क्या। तो ये प्लेट है 28 नंबर का प्लेट है। अभी देखो इसमें कुछ पता ही नहीं चलेगा हमको, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस जिसको होगा उसको इसमें पता चल जाएगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। ओके, बाकी के जो प्लेट्स है वो सब चीज़ भी थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए।
तो उसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कुछ लोगों को वही कलर ज़्यादा दिखता है, वही तो यहाँ पे तो पेनेट्रेंट टेस्ट में तो यूटी होता है, पेनेट्रेंट टेस्ट में तो लिक्विड पेनेट्रेंट टेस्ट में तो लिक्विड जो है वो तो रेड कलर का होता है, तो आप रेड और व्हाइट का फिर कॉन्ट्रास्ट पता ही नहीं चलेगा आपकी आंखों को, तो कांड हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं चलेगा। इसके लिए कलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो जानना जरूरी है। एग्जामिनेशन शुड बी डेमोस्ट्रेट कैपेबिलिटी और डिस्टिंग्विशन एंड डिफरेंटिंग कॉन्ट्रास्ट अमंग द कलर शेड ग्रेड एंड employer, and this should be conducted initially certificate and 5-year interval of the thereafter। मतलब 5-5 साल में आपको कलर ब्लाइंडनेस चेक करते रहना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके, यहाँ पे लिखा है ना विजन एग्जामिनेशन एक्सपायरी लास्ट डेट ऑफ मंथ एक्सपायरेशन। अभी इसका मैं थोड़ा एग्जांपल देता हूँ आपको, समझो। विजन एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा है लास्ट मंथ ऑफ एक्सपायरी, तो यहाँ पे आपका ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये सर्टिफिकेट समझो आपको यहाँ पे 2027 में एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो ना ये एक्सपायर हो रहा है ना, एक्सपायरी डेट लिखा है ना 13/8/13, यहाँ लिखा है ना ये एक्सपायरी डेट है, ठीक है। ये तो 13/08/2027। अभी मुझे ये बोलो 13 तारीख को आपका सर्टिफिकेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नियर विजन की बात कर रहा हूँ, नियर विजन एक्यूरेसी जो है उसकी। तो यहाँ पे आपका ये एक्सपायर हो गया, तो आपका नियर विजन एक्सपायर ये मंथ के एंड में, मतलब समझो 30 होगा तो 30/8/2027 तक एक्सपायर होने का चांस होता है, ठीक है। मंथ के एंड में, मंथ के एंड में लिखा है, ये बात आप प्रॉपरली समझो, ठीक है। मंथ के एंड में लिखा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना द डेट ऑफ विजन एग्जामिनेशन एक्सपायर ऑन द लास्ट डे ऑफ द मंथ एक्सपायरेशन, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन के बारे में। जनरली बहुत सारे लोग एनडीटी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करने जाते हैं, लेकिन लोगों को पता तो होना चाहिए कितने लेवल है। तो जनरली एसएनटीटीसी 1A 2020 ऐसा बोल रहा है देयर आर 3 लेवल, लेवल 1 एनडीटी लेवल 1, एनडीटी लेवल 2, एनडीटी लेवल 3। एनडीटी लेवल 1 है एकदम पहला, जब स्टार्ट करते हैं एज अ टेक्नीशियन तो उसका एक लेवल है, उसके बाद उसके ऊपर होता है एनडीटी लेवल 2, उसके ऊपर होता है एनडीटी लेवल 3। लेकिन कोई अगर कंपनी चाहेगा तो उसमें भी सब डिवाइडेड कर सकते हैं, प्लस और माइनस। ज्यादा उसको चाहिए कि चलो कुछ कंपनी ऐसा होता है लेवल 1 जैसा कुछ है ही नहीं, रखना ही नहीं है, हमको खाली लेवल 2 और लेवल 3 ही रहेगा, हमारी कंपनी में टेक्नीशियन के तौर पे भी लेवल 2 ही काम करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो डिपेंड ऑन कंपनी। इसके लिए यहाँ पे लिखा है देयर इज अ 3 बेसिक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन। कितने बेसिक लेवल है? 3 लेवल। लेकिन एम्प्लॉयर में बी सब डिवाइडेड दोज लेवल सिचुएशन वेयर एडिशनल लेवल आर डीम्ड नेसेसरी फॉर स्पेसिफिक स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी का स्किल ज्यादा है तो वो एनडीटी लेवल 2 लेकिन कोऑर्डिनेटर, किसी का स्किल थोड़ा कम है तो एनडीटी लेवल 2 लेकिन टेक्नीशियन के ऊपर काम करेगा। तो डिपेंड ऑन कंपनी, कंपनी अपने हिसाब से लेवल को अप एंड डाउन, मतलब ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। ये कौन लिखता है, कौन बोल रहा है ऐसा? 2020 एसएनटीटीसी 1A 2020 ऐसा बोल रहा है, ठीक है। दूसरी बात, वाइल इन द प्रोसेस बीइंग इनिशियली ट्रेन, जब आप ट्रेनिंग करने बैठे हैं, जब आप ट्रेनिंग लेने आए हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तब तक आप जब ट्रेनिंग ले रहे हैं तो आपको ट्रेनी ही गिना जाएगा। बोलते हैं ना जब कॉलेज में हम जाते हैं तो ट्रेनी इंजीनियर जीईटी आया है, ऐसा बोलते हैं ना। कॉलेज में तो नहीं, कंपनी में मैं बोल रहा हूँ। कंपनी जब कॉलेज से डायरेक्ट आप कंपनी ज्वाइन करते हैं तो शायद आपको अगर कैंपस सिलेक्शन हुआ तो आपको जीईटी बोलते हैं, पता है ना। जीईटी मतलब एक ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जो है वो, मतलब स्टार्टिंग में आपको ट्रेनी ही गिना जाएगा। और वो जो ट्रेनी है वो इंडिविजुअली काम नहीं कर सकता है, लोगों किसी के साथ जो क्वालिफाइड पर्सन है उसके साथ बैठ के ही काम करेगा, उसके साथ रह के ही काम करेगा। लेकिन वो डायरेक्टली इवेल्युएशन, इंस्पेक्शन या टेस्टिंग करना वो सब चीज नहीं कर सकता। ये मेरा मटेरियल है, उसमें मुझे डाई पेनेट्रेंट टेस्ट करना है तो उसमें वो मटेरियल में डायरेक्टली ट्रेनी नहीं कर सकता है, उसको पहले जो क्वालिफाइड पर्सन है वो सिखाएगा, उसके साथ काम करेगा। समझे कि नहीं समझे बात?
ओके अभी यहाँ पे लिखा व्हाइल द प्रोसेस बीइंग इनिशियली ट्रेनिंग ले रहे तब, क्वालिफिकेशन ले रहे तब या सर्टिफिकेशन ले रहे तब, इंडिविजुअल शुड बी कंसीडर एज अ ट्रेनी, उस टाइम पे आपको ट्रेनी ही गिनना है। ठीक है, दूसरी बात, अ ट्रेनी शुड वर्क विद सर्टिफाइड इंडिविजुअल। ट्रेनी है, जो ट्रेनी है वो जो सर्टिफाइड है, जो बंदे के पास लेवल 2 के सर्टिफिकेट है या लेवल 1 अगर आप जा रहे करने के लिए तो लेवल 1 जो है उसके साथ वो काम कर सकता है उसके साथ। लेकिन दूसरा भी क्या लिखा है, ट्रेनी शुड नॉट इंडिपेंडेंटली कंडक्ट इंटरप्रिटेशन, इवेल्युएशन, रिपोर्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ एनी एनडीटी टेस्ट। मतलब ट्रेनी जो है वो डायरेक्टली परफॉर्म नहीं कर सकता है, समझे बात, परफॉर्म चलो नहीं कर सकता लेकिन इवेल्युएशन भी नहीं कर सकता, रिजल्ट भी नहीं दे सकता है, रिपोर्ट भी नहीं प्रिपेयर कर सकता है, रिपोर्ट में साइन भी नहीं कर सकता है, समझे बात। अगर ये नहीं लिखा होता ना तो क्या कंफ्यूजन होता, मैं आपको कंफ्यूजन बोलता हूं। मैं तो साहब ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया मेरा डीपीटी का, अभी तो मैं डीपीटी भी कर सकता हूं ना, तो जॉब पे जाके खट से डीपीटी करने लगेगा और रिजल्ट भी दे, हाँ एक्सेप्ट है रिजेक्ट है, क्यों, क्योंकि मैं तो ट्रेनिंग मेरा चाह। अरे भाई आपका ट्रेनिंग हो रहा है, आपका अभी सर्टिफाइड नहीं हुआ, आपका एग्जाम नहीं हुआ, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, अभी आपको काम करना है तो आप जो सर्टिफाइड पर्सन है उसके साथ काम करो। लेकिन आप इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले जाके काम करना स्टार्ट कर देना है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब ट्रेनिंग है तब तो ये चीज बोलता है। ओके, रिकमेंडेशन, टेक्निकल नॉलेज, स्किल सेट एंड 3 बेसिक लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन इज फॉलो। तो ये जो टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज और उसका स्किल सेट है ना, उसके हिसाब से लेवल 1 का कम स्किल है, लेवल 2 का ज्यादा स्किल है, लेवल 3 का और ज्यादा स्किल है, तो ऐसे 3 लेवल को क्वालिफिकेशन कर दिया गया है। कौन किसने किया है ये, SNTTC 1A 2020 उसने ऐसा बोला है। अभी हम लोग पहले लेवल 1 का ड्यूटी समझेंगे, लेवल 2 का और लेवल 3 का, तीनों का पहले तो ड्यूटी समझ लेंगे। क्यों मैं ये सब करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आपको लोचा लापसी ना हो। लेवल 1 का ड्यूटी क्या है, लेवल 1 अन एनडीटी लेवल 1 इंडिविजुअली शुड हैव सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल to be qualified to properly perform the specific calibration, specification NDT, specific NDT method and specific evaluation, acceptance and rejection, determine the accordance with the written instruction and record result। है बहुत सारा बड़ा बड़ा लिखा है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो लेवल 1 है वो थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए उसको, उसके बाद वो एनडीटी को परफॉर्म कर लेना चाहिए, उसके बाद जो कैलिब मशीन है उसको कैलिब्रेशन, एम्प्टी अगर करने जा रहे हैं तो उसका कैलिब्रेशन करता है ना, तो कैलिब्रेशन वगैरह सब कर लेना चाहिए, समझे कि नहीं समझे। उसको ये भी देखना आना चाहिए कि ये जो है कॉन्ट्रास्ट, ये व्हाइट कॉन्ट्रास्ट है, क्या है व्हाइट कॉन्ट्रास्ट है, अगर एम्प्टी करने जा रहे हैं तो ये भाई अगस्त 2022, तो उसको ये पढ़ना आना चाहिए कि भाई ये खलास हो चुका है, अभी तो सितंबर चल रहा है 2022 का, ये अगस्त 2022 है, इसका मतलब ये अभी एक्सपायर हो चुका है, तो इसको नहीं यूज करना। ये सब थोड़ा बहुत चीज एनडीटी लेवल 1 को पता होना चाहिए, समझे बात। आगे बढ़ते हैं। एनडीटी लेवल 1 है वो रिकॉर्ड रिजल्ट वगैरह सब चीज दे सकता है, कब, जब उसको लेवल 2 या लेवल 3 का रिटर्न इंस्ट्रक्शन मिल गया है। तो रिटर्न इंस्ट्रक्शन क्या है, रिटर्न प्रोसीजर है आपकी कंपनी के प्रोसीजर के अंदर अगर लिखा है, आपकी कंपनी की प्रोसीजर के अंदर अगर लिखा है कि आप लोग रिजल्ट भी दे सकते हैं, ये डीपीटी किया और आप लोग रिजल्ट भी दे सकते हैं, इवेल्युएशन भी कर सकते हैं, ऐसा लेवल 1 के लाइन में लिखा है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो कर सकता है, अगर नहीं लिखा है तो नहीं कर सकता है, समझे बात। लेवल 1 है थोड़ा कम स्किल वाले है, ठीक है। ओके, लेवल 1 शुड रिसीव्ड द नेसेसरी इंस्ट्रक्शन सुपरविजन फ्रॉम द एनडीटी लेवल 2 या तो लेवल 3 इंडिविजुअल। लेवल 1 को कौन इंस्ट्रक्शन देगा, लेवल 2 बोल सकता है कि भाई ये काम करो वो काम करो, या तो लेवल 3 बोलेगा ये काम करो या दूसरा ये काम करो, समझे बात। तो लेवल 1 का ड्यूटी समझ में आ गया, कैलिब्रेशन कर सकता है और एनडीटी को परफॉर्म कर सकता है और इवेल्युएशन कर सकता है, लेकिन रिटर्न इंस्ट्रक्शन उसका लेवल 2 या लेवल 3 का होगा तो, ठीक है। और लेवल 1 को इंस्ट्रक्शन कौन देगा काम करने का, लेवल 2 या तो लेवल 3। अभी हम लेवल 2 का डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है, अब ठीक है ना। ओके, अभी लेवल 2 individually should have sufficient technical knowledge and skill of the qualified to set up the calibration equipment, interpretation, evaluation result with respect to applicable code standard and specification।
अभी लेवल 2 क्या कर सकता है, तो लेवल 1 के पूरे काम कर सकता है। लेवल 1 जो कर सकता है ना वो पूरा का पूरा लेवल 2 कर सकता है। लेवल 1 क्या करता है, कैलिब्रेशन करता है, तो लेवल 2 भी कैलिब्रेशन कर सकता है। लेवल 1 क्या कर सकता है, एनडीटी को परफॉर्म करता है, तो लेवल 2 भी एनडीटी को परफॉर्म कर सकता है। लेवल 1 क्या कर सकता है, इवेल्युएशन भी कर सकता है, रिजल्ट भी देता है। तो लेवल 1, लेकिन लेवल 1 को रिटर्न इंस्ट्रक्शन होगा, इसको कोई रिटर्न इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। ये डायरेक्टली उसको लेवल 2 है तो सीधा वो एनडीटी परफॉर्म करो, कुछ डिफेक्ट है, लिनियर क्रैक वगैरह सब चीज मिला है, जो भी मिला है उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट एज पर कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करना है। कोड में देखना है कि 10 mm आपका एक्सेप्ट है लेकिन आपको 11 mm मिला, तो एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है, रिजेक्ट है। समझे बात, वो कहां पे कोड में देखना है आपको, कोड में क्या एक्सेप्ट है वही एक्सेप्ट करना है, कोड या स्पेसिफिकेशन हो या स्टैंडर्ड हो। इसके लिए लेवल 2 के पास थोड़ा डेप्थ में नॉलेज कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन का भी होना चाहिए। इसका मतलब ये भी होता है ना, अगर वो ही नहीं है तो ऐसा खुजलाते रहोगे, अरे यार हमको पता नहीं है, ऐसा नहीं। लेवल 2, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको जो हमारा चैप्टर है ना मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैंने ये चैप्टर को ऐड किया है, ओवरव्यू ऑफ एएसएमई सेक्शन 5 आर्टिकल 6, और इसमें मैं ये तो समझाएगा, ये तो प्रोसीजर का है, लेकिन एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन का क्राइटेरिया भी मैं समझाएगा। टोटल इतने चैप्टर है, इसमें से मैं ये भी समझाएगा आपको पूरे डेप्थ में, उसका रीजन क्या है, क्योंकि लेवल 2 का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पता होना चाहिए, उसके लिए मैं ये डाला है। लेकिन साहब अली बाबा है इंडिया में तो सब चलता है, कुछ नहीं खाए पेज दे दो साहब, ए लीनियर है ओके रिजेक्ट कर दो। अरे कौन से हिसाब से रिजेक्ट कर रहे हो भाई, वो तो बोलो। रिजेक्ट है तो रिजेक्ट है, ऐसा। चलो ओके रोको। 2 और क्या कर सकता है, लेवल 2 और क्या कर सकता है, तो लेवल 2 जो है वो थ्रूली फेमिलियर विद स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द मेथड। आप यहां पे डीपीटी करने जा रहे हैं और डीपीटी आपने कर दिया, लेकिन आपको यही पता नहीं है कि सरफेस के अंदर जो डेप्थ डिसकंटिन्यूटी है लेकिन ओपन टू द सरफेस नहीं है, उसका हम डीपीटी नहीं कर सकते। वो आपको पता होना चाहिए, लिमिटेशन पता ही नहीं है और आप डीपीटी कर देंगे तो कुछ काम का है नहीं है। आपको कोई भी मेथड में लेवल 2 हुए हैं, समझो यूटी में हुए हैं या एमटी में हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये मेथड का लिमिटेशन क्या है, ये मेथड कहां पे कारगर नहीं है, ये मेथड कहां पे काम नहीं कर सकता है, ये सब चीज आपको पता है। अभी मैं आपको बोलूं ये स्टेनलेस स्टील का मटेरियल है, स्टेनलेस स्टील का मटेरियल, उसमें आप डीपीटी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन एमटी करेंगे तो हो जाएगा, एमटी नहीं हो पाएगा। तो एक लिमिटेशन है, एमटी का ये लिमिटेशन है, तो वो लिमिटेशन आपको पता होना है। किसको, लेवल 2 को पता होना चाहिए, ठीक है। तो लेवल 2 को ये भी पता होना चाहिए। दूसरा, लेवल 2 ऑर्गेनाइज द रिपोर्ट एंड रिजल्ट इन एनडीटी टेस्ट, मतलब एनडीटी लेवल 2 जो है वो रिपोर्ट भी बना सकता है, वो रिजल्ट भी दे सकता है। लेवल 1 वो नहीं कर सकता था, राइट। तो ये सब चीज आपको समझना। लेवल 1 क्या कर सकता है, परफॉर्म, एनडीटी को परफॉर्म कर सकता है, कैलिब्रेशन कर सकता है, रिटर्न इंस्ट्रक्शन है तो स्पेसिफिकेशन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन है तो इवैल्यूएशन और रिजल्ट भी दे सकता है। लेवल 2 क्या कर सकता है, लेवल 1 का पूरा काम कर सकता है। लेवल 2 जो है लेवल 1 का पूरा काम कर सकता है, उसके बाद और क्या कर सकता है, वो रिपोर्ट भी बना सकता है, रिपोर्ट भी बना सकता है ना। थ्रूली फेमिलियर होना चाहिए, उसको मेथड का लिमिटेशन पता होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, वो एडवांटेज एंड लिमिटेशन आएगा तो मैं समझाएगा आपको पीटी में, लेकिन आपको ये सब चीज पता होना चाहिए। अभी लेवल 3 का काम क्या है, लेवल 3 जो है, लेवल 3 इंडिविजुअल शुड हैव सफिशिएंट टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल टू कैपेबल ऑफ डेवलपिंग, क्वालिफाइंग एंड अप्रूविंग द प्रोसीजर। कोई भी प्रोसीजर अगर आप बनाते हैं, रिटर्न प्रोसीजर का हमने आगे डिस्कस किया, बराबर है। रिटर्न प्रोसीजर है वो अप्रूव्ड कौन कर सकता है, लेवल 3 कर सकता है, वो लेवल 2 अप्रूव नहीं कर सकता है भाई, लेवल 3 ही अप्रूव कर सकता है। हमारे पास बहुत सारे डे बाय डे प्रोसीजर साइन करवाने के लिए आते हैं, मैं उसको पहले हम लोग रिव्यू करते हैं, रिव्यू करके फिर साइन करते हैं, तो वो कौन कर सकता है, ओनली लेवल 3 कर सकता है, लेवल 2 वो नहीं कर सकता है, ठीक है। ओके, डेवलपिंग एंड क्वालिफाइंग एंड अप्रूविंग द प्रोसीजर, ठीक है, ये हो गया। दूसरा, एस्टैब्लिशिंग एंड अप्रूविंग द टेक्निक्स, इंटरप्रिटेशन, कोड, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन, प्रोसीजर एंड डिजाइनेटिंग पर्टिकुलर एनडीटी मेथड, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर टू बी यूज। अभी ये प्लेट है, ये प्लेट स्टेनलेस स्टील का, ठीक है, ये पाइप है या तो ये फ्लैंज है, तो मुझे ये बोलो कि इसमें एनडीटी मेथड कौन सा करना है,
पीटी करूं, एमटी करूं, आरटी करूं, यूटी करूं, कौन सा करूं? वो कौन डिसाइड कर सकता है? लेवल 3 ही डिसाइड। लेवल 2 वाला बोल दिया साहब इसको एक काम करो, यूटी कर लो, यूटी कर लो, यूटी हो जाएगा। क्या घंटा हो जाएगा? ऐसा लेवल 2 डिसीजन नहीं ले सकता है। कौन ले सकता है डिसीजन? लेवल 3 ही डिसीजन ले सकता है कि कौन से मेथड परफॉर्म करना है, कौन से मटेरियल में, कौन पर डिसाइड कर सकता है? जोर से बोलो। वेरी गुड। पीछे वाले को भी आवाज नहीं आ रहा है तो जोर से बोलो, ठीक है? अभी माइक सिस्टम ऐड करेंगे थोड़े टाइम में। ओके, लेवल 2 should have responsible NDT operation and which qualify assigned the should be the capable interpreting evaluation result and term existing code standard and specification. Okay, level 3 should be responsible. कोई भी NDT होता है, responsible of the NDT operation, कोई भी जगह पे NDT हो रहा है तो वहां पे कुछ ना कुछ लेवल 2 ने कांड कर दिया, लेवल 1 ने कांड कर दिया। गलत होता है ना, पोरोसिटी था लेकिन लेवल 2 ने एक्सेप्ट करके आगे निकल गया, लेकिन वो रिजेक्ट था, ऐसा भी हो सकता है ना। तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? लेवल 3 रहेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि लेवल 2 भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, लेकिन उसका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका बनेगा? लेवल 3। किसका बनेगा? जोर से। लेवल 3 का। ओके, क्योंकि ये मैं इसके लिए करवा रहा हूं क्योंकि आप जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं जोर जोर से करवा रहा हूं। आपको ऐसा लगता है जोर से बोलने का, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? ये ज्यादा याद रहेगा आपको, इसके लिए लेवल 3 शुड बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनडीटी ऑपरेशन। रिस्पॉन्सिबल ऑफ एनडीटी ऑपरेशन, भले ही वो पीटी, एमटी, आरटी, यूटी, वीटी, ईटी जो भी हो। उसके बाद विच क्वालिफाई, उसको क्वालिफाई, जिसमें क्वालिफाई है उसी का। फिर आप वाइब्रेशन कर रहे हैं, वाइब्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं, लेवल 3 वाइब्रेशन एनालिसिस में लेवल 3 है ही नहीं, और फिर वाइब्रेशन एनालिसिस के लिए लेवल 3 रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। उसके लिए नया कोई लेवल 3 होगा जिसमें वाइब्रेशन एनालिसिस में वो लेवल 3 है या एडी करंट में है, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। मतलब जो भी एनडीटी मेथड में लेवल 3 है उसी में वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। फिर आप तो ऐसा बोलेंगे साहब वहां पे तो ऐसा लिखा है ना, मैं तो यहाँ पे वेल्डिंग कर रहा हूं तो रिस्पॉन्सिबल। अरे भाई, वेल्डिंग का वो एनडीटी लेवल 3 नहीं है, एनडीटी का है, वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का है, तो उसी का है। फिर आप वेल्डिंग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोरोसिटी क्यों आया, वो तो लेवल 3 का गलती है। अरे लेवल 3 का थोड़ी इसमें गलती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं उसका। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एनडीटी मेथड में क्वालिफाई है, वो ऑपरेशन में विच क्वालिफाइड जिसमें है उसी में वो रिस्पॉन्सिबल है। एंड असाइन शुड बी कैपेबल टू इंटरप्रेटिंग, इवेल्युएटिंग इन टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन। कभी कभी क्या होता है, अभी ये टॉपिक की बात करें, शुड बी सफिशिएंट प्रैक्टिकल बैकग्राउंड, मटेरियल एंड फैब्रिकेशन। देखो लेवल 3 है ना, वो प्रैक्टिकली बैकग्राउंड उसका क्लियर होना चाहिए। अभी कल ने इसने एक क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन पूछा था कि लेवल 3 रट्टा मार के पास हो गया। हाँ, रट्टा मार के पास तो हो गया। आप तो देते हैं क्वेश्चन बैंक, उसी में से सब आता है, तो हम तो पास तो हो गए, लेकिन साइड में गए कुछ घंटा पता नहीं है तो क्या होगा। अरे भाई, जब क्वेश्चन बैंक में बनाता हूं तो उसमें एक एक पॉइंट ऐसा ऐड करता हूं ताकि वो पढ़ेगा, और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसको नॉलेज नहीं है और पास नहीं होगा। नॉलेज है तो पास होगा, लेकिन नॉलेज नहीं है तो शायद फेल होने का चांसेस है। फिर थोड़ा बहुत आपको सीख लेना है, ठीक है, और साइट पे जाके थोड़ा बहुत तो सीख लेना है। और साइट पे भी आप अगर कोई एम्प्लॉयड है, हमने क्या डिस्कस किया एग्जाम का, कौन एग्जाम लेगा, हमने देखा था ना यहाँ पे, क्या देखा था, एसएनटीटीसी लेवल 3 का एग्जाम है, वो बेसिक में आप ओके हुए हैं, मेथड में ओके हुए हैं, लेकिन आप स्पेसिफिक में जो भी एम्प्लॉयर आप जॉब करने जाएंगे वो एग्जाम लेगा, वहां पे आपको फेल कर देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जाए साइड पे और आपको कुछ पता ही ना चले, ऐसा शायद ही कम होगा, समझे बात। क्योंकि उसके हाथ में कौन सा एग्जाम है, कौन सा एग्जाम है, स्पेसिफिक लेवल 3 का। लेवल 3 को हाँ एएसएनटी सर्टिफिकेशन है, एएसएनटी जो है वो आपको प्रोवाइड करेगा बेसिक और मेथड एग्जाम, लेकिन स्पेसिफिक एग्जाम तो आपको देना ही रहेगा। जब आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो इंस्टीट्यूट वाला लेगा, खुद का इंस्टीट्यूट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी ठीक है, कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा उसमें कॉमेंट नहीं मारना है मुझे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये बात हो गया। अभी दूसरी बात, लेवल 3 जो है ये मटेरियल है, ये मटेरियल ना तो कोड के हिसाब से बना है, ना तो कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है, ना तो कोई स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बना है। ये तो मेरे को चाहिए था, इसके लिए लोगों ने मुझे खाली ये जो जनरल वर्कर है उसने बना के दिए, ठीक है। अभी इसमें कोई पोरोसिटी या पिन होल है तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मैं कहाँ से देखने जाऊँ,
तो वो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो लेवल 3 डिसाइड करेगा। अगर कोड स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन में किधर भी नहीं दिया है क्राइटेरिया, या तो आपने आपका मटेरियल है वो ना तो कोड के हिसाब से बना है, ना तो स्पेसिफिकेशन, या तो कोई स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है, और उसमें आप डीपीटी करने गए, उसमें कोई लीनियर इंडिकेशन वगैरह कुछ आया, तो रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? उसका लेवल 3 उसको आंसर देगा कि इतना एक्सेप्ट करो, इतना रिजेक्ट करो। मतलब एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन जो है वो लेवल 3 डिसाइड करेगा। उसके हिसाब से लेवल 2 को वो इंस्ट्रक्शन देगा, या तो लेवल 1 को इंस्ट्रक्शन देगा, और वो उसके हिसाब से काम करेंगे। समझे बात कि नहीं समझे? आगे बढ़ते हैं। Level 3 should give a general familiar with other appropriate entity method and demonstrated by the ASNT Level 3 basic exam and other means। अगर बेसिक एग्जाम में बहुत सारा कोर्सेज कंटेंट होते हैं, समझो आप बेसिक एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें बहुत सारा कोर्स कंटेंट आता है, मैं आपको पेज देगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें तो बेसिक एग्जाम देंगे तो बहुत सारी एनडीटी मेथड का आपको पूरा फुल बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सेशन में आपको अच्छा लगा होगा और आप ये सेशन को लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे। ये चीज मैंने इसके लिए समझाया है क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों को हुआ था, इसकी वजह से ये मैं पीटी का जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें मैं इसको चिपका देगा, तो आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए काम आए। तो यहाँ पे हमारा सेशन क्लोज होता है। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे जिन लोगों को ये पूरे के पूरे सेशन चाहिए वो विशाल धामेलिया, मेरा यहाँ पे नंबर है, लाइफ टाइम मेंबरशिप का है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप 499 का है। कितने का है? 499 ओनली लाइफ टाइम मेंबरशिप है। 499 में पूरा का पूरा आपको वीडियो जितना भी मैं लाइफ टाइम तक करेगा वो सब का सब आपको जीमेल ड्राइव में मिलेगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।